नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में और इस बैंकिंग सेक्टर में चलते हुए प्रॉब्लम्स के बारे में। और यही सब प्रॉब्लम्स के कारण आपको क्यों एक बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया या उससे ज्यादा की अमाउंट नहीं रखनी चाहिए। यस बैंक, पीएमसी बैंक और लेटेस्ट जो न्यूज है वो है लक्ष्मी विलास बैंक। ये सारी बैंक की एक ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये बैंक आगे जाके डूबने की कतार पे आ गया। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब ने आके ये सारी बैंक को रेस्क्यू किया। और ऐसे जब होता है तब सबसे ज्यादा दुविधा जो होती है वो कस्टमर को होती है। बेसिकली ऐसे सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारी बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। अगर आपको याद होगा, इसी साल यस बैंक के साथ ये हुआ था कि मार्च से लेके अगले 3 महीने तक, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने तक यस बैंक का कोई अकाउंट होल्डर है वो 50,000 रुपया पर महीने इससे ज्यादा विदड्रॉ नहीं कर सकते। और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी यही हुआ। आप अगर आप उस बैंक का अकाउंट होल्डर हो तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा, आप 25,000 रुपया या उससे ज्यादा की अमाउंट एक महीने में विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, आपको पता रहे कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या चल रहा है, आप उस प्रॉब्लम को पहले से कैसे आइडेंटिफाई करो और क्यों आपको एक बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया है उससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, कैसे आप अपने जो अकाउंट डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि कुछ बैंक्स यानी कि यस बैंक, पीएमसी और लक्ष्मी विलास बैंक, इसके अलावा भी लास्ट पिछले 1-2 साल में बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे हम एनबीएफसीज कहते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही चीज हो चुका है, जैसे कि आईएलएफएस है और उसी के साथ डीएचएफएल। ये सारी बैंक में प्रॉब्लम क्या है और ये जो प्रॉब्लम का पैटर्न है ये लगभग एक ही जैसी है सारी बैंक के साथ। तो पहले ये समझते हैं बेसिकली बैंक कैसे पैसा कमाती है। बैंक बेसिकली डिपॉजिटर से पैसा जमा लेती है अपने सेविंग्स अकाउंट पे, एफडी पे या करंट अकाउंट पे, और उसी पैसे को बैंक हायर इंटरेस्ट पे किसी और को लेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होगा 4%, 3.5%, और वही पैसा जब बैंक किसी और को लेंड करेगा वो इंटरेस्ट लेगा 10-15%। तो ये जो मार्जिन रहता है 4 to 15% के बीच में, ये मार्जिन का जो इनकम है वो बैंक के पास जाता है। बैंक के पास दो मार्केट है, एक है रिटेल मार्केट जहां पे हम आप जैसे जो नॉर्मल कस्टमर है, आप अपने घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये सारे रिटेल बैंकिंग के अंदर आती है। और दूसरी होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग जहां पे आप बड़े बड़े कंपनीज को लोन देते हो। तो बहुत सारे टाइम पे क्या होती है, जो बैंक है उसे ज्यादा मुनाफे कमाने की जो लालच है, उसके लालच में आके वो जो बड़े बड़े कंपनीज है जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जो रिस्की कंपनीज है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए उन लोगों को पैसा दे देता है। ऐसे ही हुआ है यस बैंक के साथ। यस बैंक ने बहुत सारे ऐसे कंपनीज को लोन दे के रखा था जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं था कि वो पैसे को वो वापस कर सके, और धीरे धीरे ये जो बैड लोन्स का अमाउंट था ये इतना बड़ा हो गया कि यस बैंक एज एन होल बैंक, इसका पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है ये फेल कर गया और ये डिफॉल्ट करने की कतार पे आया। और हमने देखा कैसे एसबीआई और दूसरी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने आके इस बैंक को रेस्क्यू किया। लगभग यही सीन हुआ है पीएमसी बैंक के साथ और यही चीज हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। हालांकि ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज यही है, जैसे कभी भी कोई बैंक डूबने के कतार पे आ जाता है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री आके उस बैंक को रेस्क्यू कर लेता है। इस बैंक के केस में मैंने आपको बताया था। लक्ष्मी विलास बैंक के केस पे क्या हुआ, जो डीएसबी बैंक है वो एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है, उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे पास्ट में बहुत सारे बैंक्स है जो डूबने के कतार पे आ गया था। 90s के इन टाइम पे एक बैंक हुआ करता था न्यू इंडिया बैंक, जो डूबने के कतार पे आया था, जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक था जिसे बाद में पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया। और अर्ली 2000 में एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक करके एक बैंक था जो भी डूबने के कतार पे आया था। ये प्राइवेट बैंक था जिसे ओबीसी या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज कर दिया गया था। सो बेसिकली ये सारे बैंक के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये सारे बैंक किसी कंपनीज को पैसा उधार देती है, जो कंपनी के पास कैपेबिलिटी नहीं है वो पैसे को वापस दे सके बैंक को, और ऐसे बैड लोन्स जैसे बढ़ता रहता है बैंक को डिफॉल्ट करने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में एक टर्म होता है जिसके हम कहते हैं एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कभी भी कोई बैंक जब लोन देती है और वो लोन 90 डेज या उसके ऊपर ओवर ड्यू रहता है, बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर करता है।
तो बेसिकली कोई भी बैंक का एनपीए जितना ज्यादा हो, उसकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, उसकी एसेट मैनेजमेंट उतनी बुरी होती है। और जिस भी बैंक का एनपीए बहुत ही कम हो, वो बैंक उतने अच्छे से मैनेज होती है, उसकी एसेट मैनेजमेंट और उसकी एसेट क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपको जो पहली चीज देखनी है जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो, वो है उस बैंक का आउटस्टैंडिंग एनपीए। दो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एबीसी बैंक जिसकी एनपीए है 4% और XYZ बैंक जिसकी एनपीए है 10%। तो बेसिकली एबीसी बैंक के केस में आप देखोगे कि इनकी जो एनपीए रेट है वो है 4%। इसका मतलब यही हुआ, अगर एबीसी बैंक 100 रुपया किसी और को लेंड करता है तो उसके खाते पे 96 रुपीज वापस आ जाता है, 4 रुपया वापस नहीं आते। वहीं पे अगर आप XYZ बैंक को देखते हो, इसकी एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो रेट है वो है 10%, राइट। तो बेसिकली ये जब 100 रुपया किसी और को लेंड करता है तो उसके खाते में 90 रुपया वापस आ जाता है, 10 रुपया आते नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो एबीसी बैंक ज्यादा प्रॉफिटेबल है XY बैंक के मुकाबले। आप कभी भी कोई बैंक चूज करते हो तो आपको देखना पड़ता है उस बैंक का एनपीए। तो आप पूछोगे हम एनपीए कैसे पता करें किसी एक बैंक का? तो ये करना बहुत ही आसान है। आप गूगल में जा सकते हो, इंटरनेट में जा सकते हो, जहां पे जाके आप, या moneycontrol.com में जा सकते हो, वहां पे जाके आप कोई बैंक का नाम लिखिए, उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। वहां पे आपको उस बैंक का एनपीए फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आप जब आपकी बैंक की अकाउंट खुलवाते हो तो आपको नोटिस करना है कि उस बैंक का एनपीए कितनी है। लगभग 4-5% के आसपास एनपीए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कहीं भी अगर 5% या उससे ऊपर की एनपीए रेट, ग्रॉस एनपीए रेट होते हैं कोई भी बैंक का, वो बेसिकली अच्छी नहीं है। तो उस सारे बैंक को अवॉइड करना चाहिए जिस बैंक की ग्रॉस एनपीए 5% या उससे ज्यादा है। मैं स्क्रीन पे कुछ बैंक का नाम शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं और इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सी बैंक का एनपीए कितनी हाई है और कौन सी बैंक की एनपीए कितनी कम है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एनपीए अंडर कंट्रोल रहता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक जिसकी एनपीए लगभग 1% के आसपास है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी बैंक वेल मैनेज बैंक है और इसकी जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ जो भी पीएसयू बैंक है, इन बैंक में देखोगे कि इनकी एनपीए बहुत ज्यादा हाई है। तो बेसिकली इन सारे बैंक के पास मैनेजमेंट रिस्क है और इसकी एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको जो भी बैंक है जिसके एनपीए बहुत ज्यादा हाई है, ये सारे बैंक को अवॉइड करना चाहिए और ये सारे बैंक में आपको अपनी अकाउंट नहीं खुलवानी चाहिए। मैं आपके साथ एक क्लियर व्यू शेयर कर रहा हूं। हायर द एनपीए, वर्स द बैंक, लोअर द एनपीए, बेटर द बैंक। अब बात करते हैं क्यों आपको एक अकाउंट में 5 लाख रुपया या उससे ज्यादा की अमाउंट नहीं रखनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरीज है जिसकी नाम है DICGC। बेसिकली ये एक इंश्योरेंस कंपनीज है जो सारी बैंक को इंश्योर करता है, इन स्पेसिफिक सारी बैंक अकाउंट को इंश्योर करता है। सारे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक इस DICGC के अंडर आता है और इस बैंक के जितने भी ग्राहक है, ये सारे की ग्राहक की जो अकाउंट है ये सब इंश्योर हुआ होता है। और ये जो इंश्योरेंस का सम है ये अप टू 5 लाख रुपीस की होती है। आपके बैंक आपके अकाउंट के अगेंस्ट में ये इंश्योरेंस कराती है, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को ये इंश्योरेंस मिलती है। तो कभी भी बैंक की इंसॉल्वेंसी की केस आ गई या बैंक लिक्विडेट हो रहा है या बैंक डूबने के कतार पे आ गया, तो ये जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो एक कस्टमर को मिल जाती है। सो इन द बॉटम लाइन, DICGC सारे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इवन जो फॉरेन बैंक्स है जो इंडिया में ऑपरेट करती है जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, डॉयचे बैंक, ये सारी बैंक की जो अकाउंट है उसे कवर करता है। DICGC का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बारे में आपको ज्यादा पता करना है तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नीचे जाके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रहे, एक बैंक, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक, चाहे आपके पास उस बैंक का कितने सारे अकाउंट्स हो वो मैटर नहीं करता, वो टोटल 5 लाख रुपया होता है। इसीलिए आपको अलग अलग बैंक के पास जाके अलग अलग अकाउंट खुलवा के 5 लाख रुपया या उससे कम की बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। टू समराइज द होल थिंग डाउन, बेसिकली आपको चेक करना है द लोअर एनपीएस, जो ग्रॉस एनपीए लोअर होती है 5% या उससे कम। डिफरेंट बैंक में जाके अपने अकाउंट खुलवाइए और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि कभी आपको जरूरत पड़े, आपकी जो पैसे है वो किसी एक अकाउंट पे या किसी एक बैंक पे स्टक ना हो जाए। मेरा भी पर्सनली अकाउंट था यस बैंक के साथ जहां पे मेरा भी पैसा अटका हुआ था कुछ महीने के लिए। तो ऐसा ना करें, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे दूसरे जो वीडियोस है उसे चेकआउट कर सकते हो और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई थॉट्स हो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए।
डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ अच्छे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बुक्स है उसके रिकमेंडेशन डाल के रखी है, आप चाहे तो उसे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।